इस विद्यालय के कर्मठ और प्रतिष्ठित आचार्य बहनें और यहाँ पर उपस्थित मेरी छोटी बहनें और अभिभावक बंधु और अभिभावक बहनें, इसमें मैंने आते ही एक शब्द देखा था, संत रामकृष्ण परिवार में आपका स्वागत है। इसीलिए मैंने बहनें शब्द उच्चारण किया है कि मुझे एक परिवार की अनुभूति हुई है और परिवार में स्टूडेंट और छात्र इस तरह के शब्दों का कोई स्थान नहीं होता। इसलिए मैंने आपको बहनें संबोधित करते हुए आपको संबोधित किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस परिवार को आप उस ऊंचाई तक ले जाएंगी कि ये केवल विद्यालय नहीं, ये मेरा परिवार है। तो जितनी नव आगंतुक बहनें हैं, उनसे मैं विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि आज के बाद जहां प्रवेश आपने लिया है वो आपका एक परिवार है। ये विद्यालय नहीं है, परिवार है। और परिवार में ऊंचाइयों पर बढ़ने के लिए अनंत संभावनाएं होती हैं और किसी भी तरह की कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। इसीलिए मुझसे पहले पूर्व वक्ता जो मेरे रविंद्र जी आए थे, उन्होंने कहा भी था कि बहुत सारे विद्यालय और यहाँ के प्रतिष्ठित लोग ये अपील करते हैं कि लड़कियों के लिए, बहनों के लिए कोई विद्यालय, महाविद्यालय है तो वो केवल संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय है। तो मैं बधाई देता हूँ उन गार्जियन, उन जागरूक अभिभावकों को कि उन्होंने अपने बच्चे को एक प्रतिष्ठित विद्यालय में, एक परिवार में प्रवेश दिलवाया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको और छोटी बहनों के मंगल भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, क्योंकि ऐसे दिन को इसमें सेलेक्ट किया है जिससे एक दिन पहले भारत ने पूरे विश्व में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। और उसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमारे देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला एकमात्र ऐसा देश है जहां पर अपने यान को भेज करके सफलता प्राप्त की है। उसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उसके मंगल क्षण को जब मैंने देखा, जैसे रविंद्र भाई कह रहे थे, कि उसमें मातृ शक्ति का योगदान है। मातृ शक्ति को जब भारतीय परिधान में, मंगल सूत्र में और उनके सिर पर कुमकुम के स्थान पर जब देखा जाता है तो पूरा विश्व इस समय विस्मित है कि ऐसे साइंटिस्ट भारत में हैं जो भारतीय कल्चर को लेकर के साथ में चलते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह का क्षण पूरी दुनिया को देखने को मिला हुआ है। उस क्षण की परिपाटी को आपको बनाना है, उसको बनाना है कि मेरी बहनें यहाँ पर जितना भी उन्होंने जो है सोच करके एडमिशन लिया हुआ है, उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे उस परिपाटी को बनाने में वो सहयोगी भूमिका अदा कर सके। तो हम एक एक चीज़ को लेके चलेंगे कि महाविद्यालय में प्रवेश करने की मानसिकता क्या है और उसके अनुरूप हमें कार्य कैसे करना है। आज के अभिविन्यास कार्यक्रम का ये एक जो है क्षण है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि महाविद्यालय में आपने प्रवेश किया है तो ये साधारण घटना नहीं है। इसमें एक शब्द आता है कि जैसे ही हम बीए या बीकॉम या बीएससी की डिग्री लेते हैं तो उससे ग्रेजुएट हो जाते हैं। एक शब्द आता है ग्रेजुएट, एक शब्द आता है स्नातक। तो यहाँ से एक विद्यार्थी को, एक जैसे भी छात्र को ग्रेजुएट होने का जो है एक अवसर प्राप्त होता है। तो उसकी महिमा को समझने की कोशिश करें। भारतीय संविधान में जब कभी भी क्लास फर्स्ट यानी क्लास फर्स्ट की नौकरी चाहिए तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन अनिवार्य है। तो आप जो है उस एलीट क्लास में शामिल हो गए आज के बाद, उस एलीट क्लास में जिससे संविधान में वर्णित अखिल भारतीय सेवाओं में पहली क्लास की नौकरी के लिए एलिजिबल होने का मौका मिला है। तो आपने जब एडमिशन लिया है तो आप ग्रेजुएट होंगे और ग्रेजुएट होने के बाद ही अखिल भारतीय सेवाओं के लिए जो क्लास फर्स्ट की नौकरी होती हैं उनके लिए एलिजिबल होंगे। तो इसीलिए ये क्षण मामूली क्षण नहीं है। जिस क्षण आपने इस विद्यालय में प्रवेश किया है और ये सत्र जो ओरिएंटेशन का सत्र है, ये एक महत्वपूर्ण सत्र है जिसका आनंद आप सभी को लेना है और उसमें जो शुभकामनाएं आपको मिलेंगी उनको जो है संजो के रखना है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि विद्यालय में प्रवेश करने के बाद कौन सी मानसिकता से हमें ध्यान रखना है। ये कन्या महाविद्यालय है,
तो इसको पहली बात तो ये समझना है कि आप एक कन्या होने के नाते आप जो है महिलाओं की श्रेणियों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो सबसे पहली भावना ये होनी चाहिए कि यदि हम स्त्री और पुरुष की बात करें तो स्त्री सर्वश्रेष्ठ होती है। ये भाव सबसे पहले अंदर आना चाहिए। मैंने देखा कि जब 2022 का रिजल्ट आया, सबसे प्रमुख नौकरी जो है, सबसे बड़ी सेवा जो भारत में है, उसे आईएएस या सिविल सर्विसेज की सेवा कहते हैं। पहले 4 स्थानों पर लड़कियां थीं। पहले 4 स्थानों को कब्जाने वाली लड़कियां हैं, पुरुष पीछे। इससे पहली श्रेष्ठता सिद्ध की। आज के परिवेश में जैसे जैसे भारत में सर्विस सेक्टर बढ़ेगा, सेवा क्षेत्र का जैसे जैसे विस्तार होगा, वैसे वैसे महिलाओं की और लड़कियों की उपस्थिति सार्थकता सिद्ध करेगी और उन्हीं के माध्यम से ऐसा हो सकता है कि भारत विश्वगुरु बने। तो पहली बात तो यह, इसलिए मैं अभिनंदन करता हूं मातृशक्ति का, और इस कन्या महाविद्यालय में मुझे अवसर मिला आपको संबोधित करने का, क्योंकि कन्या या महिला को मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। क्यों मानता हूं? उसका कारण है क्योंकि सबसे पहले ये भाव आपके अंदर आना अनिवार्य है कि आप समाज के सर्वश्रेष्ठ जो है अंग हैं। जैसे आज के परिवेश में देखा जाए तो पुरुष जो था, उसकी श्रेष्ठता, पुरुष की श्रेष्ठता उसके बल से थी। वो ज़्यादा वजन उठा सकता था, तलवारबाजी कर सकता था। ज़्यादा वजन उठाने के लिए क्रेन आ गई। एक व्यक्ति 40 किलो वजन उठा सकता है या 1 कुंटल, और जो क्रेन आ गई वो 1000 टन वजन उठा सकती है। तो जिसकी वजह से श्रेष्ठ पुरुष था, उसकी सबकी मशीनें आ गई हैं। वो जो पुरुष था वो तलवारबाजी कर सकता था, उसकी जगह मिसाइल आ गई है। तलवार लिए खड़े रहेंगे, मिसाइल तब तक तलवार भी ले जाएगी और आपको भी ले जाएगी। तो जिसकी वजह से श्रेष्ठता पुरुषों में थी, उनकी सबकी मशीनें बन गई हैं। और जो श्रेष्ठता का मानक महिलाओं का था, उनकी मशीनें नहीं बनी हैं। महिला की पहचान है सेवा से, महिला की पहचान है प्रेम से, महिला की पहचान है स्नेह से, महिला की पहचान है समर्पण से। इसकी मशीनें अभी नहीं बनी हैं। लेकिन जब मैं सोफिया को देखता हूं, सोफिया से परिचित हैं आप सभी लोग? कितनी मेरी बहनें सोफिया से परिचित हैं? सोफिया कौन है? तो आप कहेंगे किसी लड़की का नाम होगा। सोफिया पहली रोबोटिक महिला है जिसकी नागरिकता सऊदी अरब ने सबसे पहले दी है। सऊदी अरब की नागरिक रोबोटिक महिला का नाम सोफिया है और वो टीवी के कार्यक्रम में आ चुकी है। अब आप देखिए, टीवी वाले कार्यक्रम में आ चुकी है। उससे जो सवाल जवाब करते हैं वो वैसे ही आंसर देती है जैसे आप देते हैं। और जब उसे अंत में पूछा गया कि जो है मानव के लिए आपके पास क्या मिशन है, तो बड़ी चौंकाने वाली बात आई। इससे मुझे भी दुख हुआ कि एक लड़की होने के नाते जो है ऐसा, तो उन्होंने कहा एक ह्यूमन रेस, जब हमारी रेस बढ़ेगी तो ह्यूमन रेस खत्म हो जाएगी, अंत में आधिपत्य हमारा रहेगा। एक रोबोटिक महिला बोल रही है। चुनौती का वो देखिए आलम। एक रोबोटिक महिला ने टीवी चैनल में एक एंकर से कहा कि अंत जो है ह्यूमन रेस का हमारे हाथों है और अंत में हम विजयी सिद्ध होंगे। रोबोटिक महिला भी बनाई गई है, पहले रोबोटिक पुरुष नहीं बनाया गया। 3 महिलाएं हैं जो महिलाएं बनाई गई हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों को भी अच्छी तरह से मालूम है कि श्रेष्ठता सिद्ध करनी है तो महिलाएं ही कर सकती हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इससे एक परेशानी है। जब मैंने सोफिया का स्टेटमेंट देखा कि भाई रोबोटिक महिला है, वो समझ सकती है, आपकी फीलिंग को समझ सकती है, आपके दर्द को समझ सकती है, आपसे प्रेम कर सकती है। बड़ी अजीब बात है, एक रोबोटिक महिला प्रेम भी कर सकती है, जैसे आजकल साइंस की जो है मूवी में आता है। लेकिन ये एक्चुअल बात है। जब ये सेवा क्षेत्र बढ़ेगा तब जो है महिलाओं के लिए चुनौती हो सकती है, लेकिन आज की डेट में नहीं है। आज की डेट में सर्वसम्मति से महिलाएं श्रेष्ठ हैं, लड़कियां श्रेष्ठ हैं, लड़के श्रेष्ठ नहीं हैं। लड़कों के लिए परेशानी का कारण है कि लड़कियां ऐसे ही श्रेष्ठ बनी रही तो हमें आगे नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो बहुत स्वागत है आपका कि आपकी श्रेष्ठता को मैं नमन करता हूं, क्योंकि जिन गुणों की वजह से श्रेष्ठ हुआ जा सकता है, आज तक उसकी कोई मशीन नहीं बनी। और एक और खास बात, संत रामकृष्ण ने जो है उस समय कहा था स्वामी विवेकानंद से कि कोई भी पुरुष
कोई भी पुरुष महापुरुष तब होता है जब उसके अंदर महिलाओं के गुण आ जाते हैं। बड़ी अजीब बात है। जिस नाम से विद्यालय है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था स्वामी विवेकानंद जी को कि जब भी पुरुष को महापुरुष बनना है तो उसके अंदर किसके गुण आने चाहिए? महिलाओं के गुण। महिलाओं के गुण नहीं आते तब तक कोई भी पुरुष महापुरुष नहीं बन सकता। ये संत रामकृष्ण का कथन है। इसीलिए उन गुणों से परिपूर्ण आप सभी हैं, तो मैं सादर नमन करता हूं आप सभी को कि आप जो है देश का भविष्य। अब हम एक एक टॉपिक लेकर के चलेंगे कि ये तो श्रेष्ठ हो गया कि हम श्रेष्ठ हैं। पहली बात तो अपने अंदर ये आपको बिठाना है कि आप श्रेष्ठ हैं, और ये जब सिद्ध हो जाए कि आप श्रेष्ठ हैं तो फिर आप कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे और कोई भी जो है अचीवमेंट आप कर सकते हैं। तो आज से जो भी मेरी बहनें इस बात को लेकर के समाज में रहती हों कि लड़के श्रेष्ठ होते हैं या पुरुष श्रेष्ठ होते हैं, वो अपने मन से निकाल दें। ये मन से निकाल दें कि मैं श्रेष्ठ हूं क्योंकि प्रकृति ने मुझे ऐसा वरदान दिया हुआ है। ये मान करके आज के दिन से चलना है मेरी छोटी बहनों को कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं। और मैंने पढ़ाते हुए भी देखा है, मेरी क्लास में जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों से ज़्यादा श्रेष्ठ होती हैं, उनका नंबर हमेशा ज़्यादा आता है। तो आज का परिवेश महिलाओं के लिए सबसे अनुकूल है, क्योंकि जिनके हाथों में हमारे देश की बागडोर है उनकी नज़र में मातृ शक्ति सबसे ऊपर रहती है। तो एक बहुत अच्छी बात है कि इस समय जो हमारे देश में जिनके हाथों में बागडोर है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री भी मातृ शक्ति को प्रणाम करते हैं और हमेशा ऐसा उद्बोधन करते हैं। उनके मन में ये विचार रहता है कि भारत में जब मेरी छोटी बहनें आगे बढ़ेंगी तो दुनिया के हम सर्व जो है गुरु कहलाएंगे, जगत गुरु बनेंगे, ऐसा उन्होंने आह्वान किया हुआ है। ये आह्वान मैं आज इस मंच से भी करना चाहता हूँ कि इस विद्यालय की लड़कियाँ जो है इतनी ऊंचाई तक जाएंगी कि वो आगरा का नेतृत्व करेंगी। ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में है। अब इसके लिए आपको क्या क्या करना है? पहली बात जो है, मैंने अभी एक यात्रा की थी, मैं एग्जाम्पल के जो है थ्रू आपको जो है बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हेमकुंड साहिब मुझे अभी जाने का अवसर मिला। हेमकुंड साहिब एक अच्छी जगह है, पवित्र गुरुद्वारा है। हमने भी कहा कि हमें भी मत्था टेकने जाना है, तो हम अपनी धर्मपत्नी श्रीमती जी के साथ वहाँ पर गए। जब अंतिम 2 किलोमीटर की चढ़ाई रह जाती है जिसमें बर्फ़ रहती है, वहाँ पर हम जा रहे थे, तो वहाँ पर मेरी छोटी बहनें और कुछ जो है दूसरी महिलाएं, 6-7 का एक ग्रुप जा रहा था। और ग्रुप जा रहा था तो बात कर रही थी कि मैं जब मोबाइल में पापा की परी देखती हूँ, पापा की परी, मुझे लगता है सभी को याद आ गया होगा, है ना? पापा की परी एक जो है, जो शॉर्ट आजकल रील आ रही है ना, उसको देखती हूँ। मतलब मुझे ये आवाज़ सुनाई दी 4000 मीटर की ऊंचाई पर। मैंने अपनी पत्नी से पूछा, मैंने कि ये क्या चीज़ है, पापा की परी क्या चीज़ है? तो उन्होंने कहा आपको नहीं मालूम क्योंकि आप मोबाइल देखते नहीं। तो मैंने कि बताइए तो सही कि ये भी बात कर रही, मेरी बहनें बात कर रही हैं यहाँ पर। तो उन्होंने कहा एक यूट्यूब पर रील है, उसमें लड़कियाँ कुछ कारनामे करती हैं, फिर वो गिर जाती हैं या कुछ ऐसा होता है तो लोग हंसते हैं। तो इस तरह का एक है। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने फिर देखा, मैंने नीचे उतर के देखा उसको, और देखने के बाद मुझे इतना बड़ा कष्ट हुआ। हंसने की बात नहीं, मुझे कष्ट क्यों हुआ? क्योंकि लड़कियों को उसमें दिखाया जाता है कि कोई लड़की पता लगा कोई काम कर रही है, वो गिर पड़ी, या मान लेते हैं किसी तरह की एक्सरसाइज कर रही है, वो ऊपर से लुढ़क गई। अब उसमें हंसने वाले कौन है? आप ध्यान से देखिए, हंसने वाला कोई अभिनेता मिलेगा, या हंसने वाला पुरुष मिलेगा, या हंसने वाले दूसरे लोग मिलेंगे। मतलब हमारे देश की मातृ शक्ति के इस तरह की गलती पर, ऐसा नहीं है कि गलती उनसे होती हो, गलती और लोगों से भी होती है, पुरुषों से भी होती है। तो मुझे दुख इस बात का हुआ कि इस सीरियल में मेरी बहनों को कमतर आंका गया, और ये माहौल पूरे देश में है, पूरे देश में है। पूरा विश्व इस बात से डरा हुआ है कि भारत की लड़कियां जिस समय उठ खड़ी होंगी, अभी तो लड़के उठे खड़के हुए देखे हुए हैं ना कि लड़के उठ जाते हैं तब क्या होता है। एक रानी लक्ष्मीबाई देखी थी, केवल उन्हें कैसे खड़ी हुई थी, उससे पूरा का पूरा अंग्रेज साम्राज्य थर्रा गया था। केवल एक महारानी लक्ष्मीबाई की वजह से पूरा अंग्रेज साम्राज्य डर गया था, और आज तक डरता है कि एक महिला जो है खड़ी हो गई थी, उसकी वजह से देश छोड़ करके जाना पड़ा था हमें। और कहीं भारत की सब लड़कियां खड़ी होगी तब? तो भारत की लड़कियों को कमतर आंकने के ऐसे प्रयास आपको जगह जगह मिल जाएंगे।
मुझे दुख तब हुआ कि जब इस सीरियल को या इस तरह की रील को डिफेंड करने का अभियान चलना चाहिए, लड़कियों को आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि इस तरह के कारनामे हम नहीं करते, पूरी दुनिया में ऐसा हो जाता है, गलती सभी से हो जाती है, लेकिन उसको महिलाएं ही देख रही हैं। ये बड़ी अजीब बात है। तो मैं एक सादर अपील करूंगा कि लड़कियों से और महिलाओं से संबंधित इस तरह के कारनामे जब कभी आप देखें तो आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले होनी चाहिए। भारत में ऐसा नहीं है, ये प्रतिक्रिया होनी चाहिए। उसको मैंने देखा, इस तरह के कारनामे भारत में बहुत होते हैं। कारण उसका क्या है? भारत की सबसे बड़ी जो पावर है वो है परिवार। भारत की सबसे बड़ी पावर परिवार है। परिवार संस्था यहाँ की इतनी मजबूत है कि दुनिया के देश इस परिवार संस्था का अध्ययन करने के लिए आते हैं, और हमारे हर स्थिति में परिवार शब्द होता है। और इस बात से विदेशी जो है लोग हैं वो बड़े परेशान हैं कि भारत में जब तक ये परिवार रहेगा तब तक हम भारत का कुछ नहीं कर सकते। इस परिवार को नष्ट करो, और इस परिवार को नष्ट करने के लिए वो अभियान चला रहे हैं टीवी के थ्रू। टीवी में भी क्या कर रहा है कि बच्चे अपने पापा की शादी करा रहे हैं, बच्चे अपने पापा की शादी का इनवाइट कर रहे हैं कि मेरे पापा की शादी है, और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? हैप्पी फादर्स डे मना रहे हैं। हैप्पी फादर्स डे का मतलब ये होता है कि कोई मम्मी, आज आपके जो पिताजी हैं कल दूसरी बार ऐसा ना हो कि बदल जाएं। दूसरे देशों में क्या होता है, हम हैप्पी फादर्स डे इसलिए दूसरे देशों में मनाते हैं क्योंकि वहाँ पर गारंटी नहीं है कि आपके पिता एक ही रहेंगे। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में 4-5 फादर बदल जाएं, क्योंकि वहाँ पर ऐसी स्थिति होती है। वहाँ पर औसतन एक महिला 15 शादियाँ कर लेती है अपनी ज़िंदगी में, और हमारे यहाँ तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। हमारे यहाँ तो विवाह संस्कार है, परिवार एक पवित्र संस्था है। हमारे यहाँ विवाह तो 7 जन्मों की बात करते हैं। हमारी बहनें तो ये कहती हैं कि 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेंगे हम, एक जन्म की बात नहीं है। अब ऐसे देश में मेरी छोटी बहनें हैप्पी फादर्स डे करें तो यहाँ गार्जियन बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं अपील कर रहा हूँ कि इस तरह का बच्चे आपको कहें कि हैप्पी फादर्स डे, तो बच्चे को समझाएं कि बेटा मैं फादर हमेशा रहूंगा, हैप्पी हैप्पी करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही मदर से भी मैं कह रहा हूं कि यहाँ अभिभावक बैठे हुए हैं, यदि बच्चे आजकल के कल्चर में आकर के वो ऐसा कहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। आपको व्हाट्सएप पे भी भेजते हैं, और व्हाट्सएप पे भेजते हैं तो आप उनसे समझाएं कि बेटा, मदर भी कहते हैं कि हैप्पी मदर्स डे, तो मदर बेचारी जो है बड़ी खुश हो जाती हैं, और उन्हें पता ही नहीं है कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो बच्चे को बिठा करके कहें, बेटा मैं मदर हमेशा रहूंगी, कोई दूसरी मदर नहीं आएगी, आपके पापा नहीं लाएंगे, चिंता ना करो। तो इस तरह की चीजें, अपने कल्चर को बचाना भारत में सबसे बड़ी बात है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि भारत की परिवार संस्था यदि मजबूत होगी तो दुनिया की कोई भी ताकत भारत का कुछ नहीं कर सकती। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोगों से कि भारत की इस पवित्र संस्था को आप बना करके रखेंगे। इसीलिए बच्चे, जो मेरी छोटी बहनें, नव आगंतुक बहनें आई हैं, वो कभी भी गलती से न हैप्पी फादर्स डे बोलेंगी और न हैप्पी मदर्स डे बोलेंगी। इनका कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है इनका। और हमारे माता पिता हमारे हमेशा माता पिता रहेंगे, और परिवार संस्था हमारे यहाँ हमेशा मजबूत रहेगी। पहली बात यह है, घर से ये चीज पैदा होगी, यहाँ पर अपनी कल्चर को लेकर के हमें चलना है। दूसरी बात, आजकल के बच्चे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्यादा उपयोग करने लगे हैं। ये जो मोबाइल है, इसका उपयोग हम जो कर रहे हैं उसका सदुपयोग कम, दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। और होता भी ये कोई भी चीज यहाँ पर है, इसका उपयोग हमें कैसे करना है, इसकी वजह से बच्चों में पढ़ने की हैबिट कम होती जा रही है। वो इतने एडिक्ट हो गए हैं। मैंने कुछ समय पहले एक न्यूज़ पढ़ा था कि एक 15 साल की बच्ची से मोबाइल ले लिया था एक टीचर ने, तो उसने वहाँ के हॉस्टल को आग लगा दी। हॉस्टल को, इतनी बड़ी प्रतिक्रिया इस मोबाइल की वजह से। इस मोबाइल की वजह से बच्चों से छीन लिया तो उसने हॉस्टल से आग लगा दी। और मैं एक विद्यालय गया था जहाँ पर मोबाइल वर्जित है, उस विद्यालय के 100% बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। इसका परिणाम देखिए आप, इसका परिणाम आप देखिए कि 100% बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। तो मेरी सादर अपील उन नव आगंतुक बहनों से है और गार्जियन से भी है कि इसका प्रयोग कम से कम करें, इसका प्रयोग कम से कम करें और साक्षात बातचीत करने की कोशिश करें। आजकल इसकी वजह से भारत में 5% डाइवोर्स रेट हो गई है, मोबाइल की वजह से।
कारण क्या है कि पत्नी जो है मोबाइल देखती रहती हैं। पति ऑफिस से आए, उन्होंने कहा कि भाग्यवान चाय बना दो, उन्होंने कि बना लो, पीनी है तो, क्योंकि हम तो मोबाइल देख रहे हैं और मोबाइल देख रहे हैं और इसमें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें, रुक जाओ थोड़ी देर बाद। पति बेचारे अपने आप बना लेते हैं, जब खुद भी बनाते हैं पत्नी के लिए भी बना देते हैं कि भैया तुम भी पी लो, आपने तो बनाई नहीं। अब ऐसे धीरे धीरे प्रक्रिया होती है और वो सोते भी मोबाइल देख करके हैं दोनों, उठते भी मोबाइल सबसे पहले देखते हैं क्योंकि गुड मॉर्निंग भेजना है, पता नहीं कौन सी गुड मॉर्निंग है, बाहर बरसात हो रही है और भेज रहे हैं गुड मॉर्निंग। अब कल आप देख रहे थे, मैंने देखा अपने मित्र जो है, मैंने कि भाई साहब बारिश की वजह से परेशान है लोग, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, आपने गुड मॉर्निंग भेज दिया, कोई मतलब है इसका? तो इसीलिए हम जो लोग कहते हैं, दूसरी बात, जिन बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग की आदत पड़ी है, गुड नाइट की आदत पड़ी है, इस बार 22 के इंटरव्यू में एक लड़के से ऐसी गलती हो गई। उसका इंटरव्यू था 12:20 पर और उसने जाते ही कह दिया गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग कह दिया तो जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा कि इनको पता ही नहीं है कि गुड मॉर्निंग कब कहना चाहिए, गुड आफ्टरनून कब कहना चाहिए। 15 नंबर कैंसिल हो गए। और विद्या भारती और इस तरह के आप परिवार में पढ़ते हैं तो वहाँ सुप्रभात बताया जाता है या नमस्ते बताया जाता है। नमस्ते के लिए टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। तो यदि आपको अपने कल्चर को साध के रखना है और किसी गलती से बचना है, किसी भी गलती से, कभी भी इंटरव्यू में आमतौर पर मैंने देखा है ऐसे बच्चों को आमतौर पे देखा है, पहले वो गुड मॉर्निंग करेंगे, फिर अरे सॉरी सर गुड आफ्टरनून करेंगे। फिर जिस आदमी को एंट्री करते समय ही सॉरी बोलना पड़े और केवल किसकी वजह से? गुड मॉर्निंग की वजह से, तो उस व्यक्ति को कैसे सेलेक्ट किया जा सकता है? इसीलिए अपने वचनों में और अपने अभिवादन के शब्दों में भारतीय कल्चर का ध्यान रखें, क्योंकि ये समय से परे हैं। तो इसीलिए आप जब कभी भी कहें तो नमस्ते का उच्चारण करें, नमस्कार का उच्चारण करें, जय श्री राम का करें, राधे श्याम का करें, राधे का करें। इस तरह से उच्चारण करेंगे तो कम से कम इस मुंह से ईश्वर का नाम निकलेगा। तो मेरी बहनों से ये अपील है कि आज के बाद गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट सब बेकार हैं, वो किसी काम के नहीं है। इन शब्दों का उच्चारण इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटेन में ठंड पड़ती है और हमेशा बादल छाए रहते हैं। जब किसी सुबह धूप निकल आती है तो वहाँ के लोग कहते हैं कि साहब गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छी सुबह है। तब से ये शब्द आया। हमारे यहाँ तो न धूप की कमी, न पानी की कमी और न उसकी कमी, तो हमारे यहाँ सब कुछ रहता है। इसीलिए हमारे यहाँ सबसे अच्छा शब्द है नमस्ते, सबसे अच्छा शब्द है सादर अभिवादन। आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करें रोजाना की लाइफ में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मेरी नव आगंतुकों से अपील है कि ये गुड के चक्कर में आप जो है न पड़ें, क्योंकि ये गुड जो है बड़ा खराब है। इसकी वजह से एक बच्चे का आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका आईपीएस हुआ, क्योंकि 15 नंबर कम हो गए। बेचारी की इतनी बड़ी मेहनत और केवल गुड मॉर्निंग की वजह से उसका ऐसा हो गया। तो ऐसा हादसा आप लोगों के साथ ना हो, तो अभी से हैबिट में डाल लें इस बात को। इसीलिए भूल से भी किसी से न कहें। हो सकता है कोई व्यक्ति आपसे कहे कि ये तो पिछली मान सकता है, आज भी नमस्ते कर रहा है, आजकल तो सब गुड मॉर्निंग कहते हैं, है ना। ऐसे लोग मिल सकते हैं आपको और मिल सकते हैं, तो आप उनका बुरा न माने। आप ये समझ लें कि ये अभी भी गुलाम है। 15 अगस्त 1947 को हम जो आज़ाद हो गए और वो अभी भी कोई व्यक्ति गुड मॉर्निंग कर रहा है, इसका मतलब गुलामी की छाया अभी भी उसके ऊपर है। तो आप ऐसे सोचें, और हम आज़ाद हो गए 15 अगस्त को ही, और जब आज़ाद हो गए तो हमारी आज़ाद का मतलब हमारी कल्चर जो है इसके पीछे। तो इसीलिए अपनी कल्चर का ध्यान रखें। जो अपनी कल्चर से जुड़ा रहता है वो ज़मीन से जुड़ा रहता है, और ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति किसी भी तरह की परिस्थिति में हिलता नहीं है। जो ज़मीन से जुड़ा हुआ पेड़ होता है, आंधी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए अपनी ज़मीन को छोड़ने की कोशिश न करें। उन बहनों से मेरी सादर अपील है जो इस विद्यालय में अपना सत्र शुरू कर रही हैं। दूसरी बात, अब ये जो है इस मोबाइल का उपयोग कम से कम करें और पढ़ने का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। आजकल एक बड़ी समस्या आ गई है कि किसी भी विद्यालय में लाइब्रेरी के जो डेस्क होती हैं उस पर धूल साफ करनी पड़ती है। लेकिन आज से 10-15 वर्ष पहले बच्चे वहाँ बैठ कर के विद्या अध्ययन करते थे, वहाँ की किताबों को पढ़ते थे। लेकिन आज की जो स्थिति है, लाइब्रेरी का उपयोग बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर बड़ी समृद्ध लाइब्रेरी है,
हमारे संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय की लाइब्रेरी इतनी समृद्ध है कि 18 से 20 हजार किताबें हैं, और 18 से 20 हजार किताबें हैं तो उनका उपयोग मैं उम्मीद करता हूं कि इस विद्यालय में एडमिशन लेने वाली छात्राएं करेंगी। जिस विद्यालय में इतनी समृद्ध लाइब्रेरी हो, आप समझ सकते हैं कि लाइब्रेरी को समृद्ध बनाने के लिए विद्यालय को कितने संसाधन उपयोग में लाने पड़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस विद्यालय में पढ़ने वाली मेरी छोटी बहनें पढ़ने की तरफ उन्मुख होंगी और उस लाइब्रेरी के जो किताब हैं उनका सदुपयोग करेंगी। अब दूसरी जो है ना, ये तो मेरी अपील है कि यहाँ पर एक समृद्ध लाइब्रेरी है, उसमें पढ़ने की जो है आदत डालें। जो पढ़ने की आदत डालते हैं जीवन में वही बच्चे आगे बढ़ते हैं, और जो व्हाट्सएप इंडस्ट्री का उपयोग करते हैं वो जीवन में आगे बढ़ने की बात छोड़ दिए पीछे ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए इस मोबाइल के जो है एडिक्शन से बचें। इस मोबाइल के एडिक्शन से आप नहीं बचे तो आपके लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी। इस मोबाइल का उपयोग कम से कम करें। जैसे मेरे एक मित्र ने यूएस से फ़ोन किया, उन्होंने कहा अजीब आदमी यार, तुम्हारा फ़ोन ही नहीं मिलता है। तो मैंने क्या समझते हो, हम खाली रहते हैं, हम तो बिजी रहते हैं इसलिए नहीं मिलता। मैंने कि उनका फ़ोन तुरंत मिल जाता है, जो खाली रहते हैं वो फ़ोन का इंतज़ार करते रहते हैं, हम इंतज़ार थोड़ी करते। तो उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा। उसने की बहुत अच्छी खुशी हुई कि आपने इस तरह से कहा कि आप बिजी हैं। आपको भी तुरंत कोई मोबाइल मिलाए तो तैयार न बैठे रहें कि सहेली का फ़ोन आया तुरंत उठा लिया। उसे एक बार एहसास दिलाएं कि आप भी बिजी हैं, और चाहे दोबारा से आपको फ़ोन करना पड़े, आप एक आध बार करने की कोशिश करें, इसे हैबिट में लाएं। तुरंत कोई फ़ोन करे ना उठाइए, और 5-10 मिनट बाद कहिए कि हाँ मैं पढ़ रही थी इसलिए आपका फ़ोन नहीं उठा पाए, बताइए क्या काम है। तो उस आदमी को प्रभाव पड़ेगा कि आप निठल्ले नहीं हैं। जो तुरंत फ़ोन उठा लेते हैं उनका मैसेज उसके मन में पता है क्या जाता है, उन्होंने कहा यार तो तुरंत फ़ोन उठा लेता है, खाली बैठा हुआ है, कोई काम ही नहीं। तो मेरी छोटी बहनों से अपील है कि इस मोबाइल को दूर रखें। कोई फ़ोन भी आए तो ज़्यादा तुरंत उठाने की कोशिश न करें। एक आध बार कोई महत्वपूर्ण है, पिताजी का फ़ोन आया तब तो उठाना ही पड़ेगा ना। आप कहेंगे नहीं आप ही तो शिक्षा दे के गए थे, माताजी का फ़ोन आया हमने नहीं उठाया। मतलब ये है कि आप अपनी मित्र मंडली में जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई का नुकसान होता है उसे एहसास दिलाएं कि आप बिजी हैं। संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय की छात्राएं आप, और छात्रा हैं तो हम इतने बिजी हैं कि हमें जो पढ़ने के लिए लाइब्रेरी का उपयोग करना पड़ता है। और एक बहुत खुशी की बात है कि आजकल मोहल्ले मोहल्ले में लाइब्रेरी खुलना शुरू हो गया है। तो बच्चे पढ़ तो रहे लेकिन अपने विद्यालय की लाइब्रेरी में नहीं पढ़ रहे। ये बड़ी अजीब बात है। मैंने एक सर्वे किया तो मैंने देखा, या भगवान टॉकीज के पास में मैं गया तो हर जो है तीसरे चौथे मकान में लाइब्रेरी लिखा है, लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है। आजकल लाइब्रेरी का चलन इतना ज़्यादा हो गया है तो उस लाइब्रेरी में बस इतना है कि उस लाइब्रेरी में एसी लगा हुआ है जो 24 घंटे चलता है, उसमें छोटा सा केबिन बना हुआ है, वहाँ पर आप पढ़ते हैं। तो बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो तो उसका सदुपयोग कर लेते हैं, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो भी वहाँ पर क्या करते हैं, इस पर जो है लीड लगा लेंगे और उसको कान में लगा लेंगे और आराम से बैठे हैं। ऐसा कुछ बच्चे वहां पर भी ऐसा करते हैं, लेकिन ये आपको नहीं करना है। सबसे पहले पढ़ने की आदत डालनी है। इसके लिए मैं सहयोग की भूमिका के लिए आग्रह करूंगा गार्जियन से कि अपने बच्चे से ज्यादा वार्तालाप करें। जैसे ही मौका मिले, कम से कम दिन में मौका न मिले तो खाना साथ में खाएं, भोजन साथ में करें, और उसी दौरान बच्चे के कैरियर के बारे में विचार करें। आजकल के गार्जियन को अपने बच्चों से बातचीत करने का समय नहीं है। मैंने ऐसे सुना है, इस तरह की रिपोर्ट भी आ रही है, और इसी के आधार पर एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था द केरला स्टोरी, और उसकी परिणति क्या थी आपने पिक्चर में देखी होगी। जिन लोगों ने देखा होगा कि गार्जियन के बातचीत न करने की वजह से लड़कियों के साथ कितना दुर्व्यवहार और कितनी बुरी बात जो है उसमें दिखाई गई है, आप देख रहे होंगे जो लोगों ने देखा होगा। इसलिए मेरी गार्जियन से सादर अपील है कि अपने बच्चे से बातचीत करें, कैरियर को लेकर, उसकी रुचि को लेकर, उसके क्रियाकलाप को लेकर, उसकी दिनचर्या को लेकर इतना काम करें। और इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो है बच्चे को कभी पानी भी देना है। आजकल के बच्चे में ये टेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है कि वो ऐसी धूप से जाएंगे, घर में फ्रिज खोलेंगे, ठंडी बोतल निकालेंगे और खड़े होकर के गुट गुट पानी पी जाएंगे। ऐसा मैंने देखा हुआ।
मुझे लगता है छोटी बहनें इसमें करती होंगी कुछ ऐसे, कहते हाँ सब प्यास लगती है तो ऐसा ही करेंगे, और क्या करेंगे, मम्मी को थोड़ी परेशान करेंगे। हम अपनी मदर को परेशान नहीं करते, हम फ्रिज खोलते हैं तुरंत, हम नहीं देखते तो इतना ठंडा पानी है और बस उसको पी जाते हैं, और फिर दूसरे दिन कहते हैं जुकाम हो गया, और फिर परेशानी होती है। पानी जितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, दूसरा कोई भी अवयव महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि शरीर में 70% पानी होता है। तो मेरी बहनों से केवल एक अपील है, इसका मैं वैज्ञानिक विश्लेषण आपको बताऊंगा कि पानी पीने का ढंग आप जो है भारतीय कल्चर के अनुसार कर लें, आधी समस्याएं खत्म, आधी समस्याएं खत्म। एक जापानी वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है मारासु इमोतो। एक जापानी वैज्ञानिक ने क्या किया, उसने जब भारत आया तो उसने देखा कि धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो यहाँ के जितने भी संत महात्मा हैं वो सब पर पानी छिड़कते हैं। आपने देखा होगा आरती होने के बाद पानी छिड़का जाता है, या पानी का चरणामृत देते हैं। वो इस्कॉन आया तो वहाँ पानी जो है चरणामृत के रूप में दिया जाता है, तो पानी को पिया जाता है, और पिया जाता है तो लोग, तो उसने जब यहाँ पर भ्रमण किया तो बड़ा अचंभे में आ गया। उसने कि ये क्या बात है, भारतीय लोग पानी को इतना महत्व क्यों देते हैं। तो उसने जाकर के प्रयोग करना शुरू किया, मतलब जो प्रयोग हमें करना चाहिए वैसे हम कर चुके हैं, ये प्रयोग उसने किया। उसने क्या किया कि 2 गिलास में पानी लिया, और 2 गिलास में पानी लेकर के 1 गिलास के पानी को उसने अपशब्द कहे। उसने कि तुम बहुत बुरे हो, तुम्हें पीने से पेचिश हो गई मुझे, तुम गंदे हो, तुम ठीक नहीं हो। एक पानी को उसने अपशब्द कहे। दूसरे पानी को लेकर के कहा तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें पीने से तबीयत खुश हो जाती है, तुम बहुत मीठे हो, तुम्हें पीने से मेरी आधी बीमारी खत्म हो जाती है। तो इस तरह से अच्छे शब्द कहे। दोनों गिलास को लेकर के फ्रीजर में रख दिया, और फ्रीजर में रखने से वो आइस में बदल गई, भाई बर्फ बन गई। और बर्फ बनने के बाद में उन दोनों बर्फ को हाई डेफिनेशन माइक्रोस्कोप से देखा, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को, यानी आणविक संरचना को उसने देखा। तो जिस पानी को उसने अच्छे शब्द कहे थे उसके अणुओं की संरचना कमल जैसी थी, और जिस पानी को उसने अपशब्द कहे थे उसके अणुओं की संरचना भूतिया थी। जैसे जो होती है ना, भूतिया कहते हैं ना, पिक्चर में आपने देखा, उसकी शक्ल इतनी भयानक थी कि वो देखने में ठीक नहीं लग रही थी। तब उसने एक किताब लिखी, द हिडन मैसेज इन वाटर। उसने फिर इस तरह के पानी के 37 नमूने इकट्ठे किए, कहीं ग्लेशियर से जा करके, कहीं गंगा जी से जा करके, कहीं किसी से जा करके जो पवित्र नदियां थी, और सबके बारे में उसने एक निष्कर्ष पर पहुंचा कि सनातन धर्म में जो पानी का महत्व जो मैं आज खोज पाया हूं वो पहले से व्याप्त है। और उसने निष्कर्ष में दिया कि पानी को जब आप पिए, पानी का सेवन आप करें तो पानी को ऐसे रख करके और बैठ करके पीना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि पानी बैठ करके पिए। लेकिन आजकल के बच्चे क्या हैं, आजकल के बच्चे ऐसे ही गुटुर गुटुर कर जाते हैं, और वो पानी जो है 70% हमारी बॉडी में है, वही परेशान करता है आपको। आप ऐसा प्रयोग करके देखिए, और ऐसा प्रयोग करके देखेंगे कि मेरी माँ जितनी बैठी है यहाँ पर, उनसे मेरी अपील है कि अपने बच्चे को जब गिलास से पानी दें तो उस पानी से कहें कि मैं अपने बच्चे को दे रही हूँ, इसको पीने से मेरे बच्चे की बुद्धि विकसित हो। तो बुद्धि विकसित होना शुरू हो जाता है। तो उसने ये कहा गया है कि सनातन धर्म में, इसीलिए उसने और प्रयोग किया कि गंगा जल को थोड़ा सा किसी पानी में मिला दें तो पूरा गंगा जल हो जाता है। ये और उसने प्रयोग किया। तो मेरी एक अपील केवल ये है माँ बहनों से कि यहाँ पर जितनी भी आई हैं कि अपने बच्चे को या किसी गार्जियन को या किसी मेहमान को भी पानी दें तो उस पानी को अच्छे शब्दों का उच्चारण करके दें। और पानी इसीलिए फैलाना नहीं चाहिए। पानी यदि हम जीवन में कभी भी दुरुपयोग करते हैं या वेस्ट करते हैं, वो हमारे शरीर और हमारे दूसरे कर्मों पर प्रभाव डालता है सीधा। ये मारासु इमोतो ने कहा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मारासु इमोतो ने अपने प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध किया हुआ है। इसीलिए पानी का जब सेवन आप करें तो उस पानी को अच्छे शब्दों का उच्चारण करके, और जो पानी का सेवन शरीर के टेम्परेचर के अनुसार करते हैं, मतलब आपके शरीर का जो टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर का पानी सेवन करते हैं, तो हमारी जो ब्रेन बना होता है न्यूरॉन, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नहीं तो हमारा ब्रेन जिनसे बना हुआ है, जिनको न्यूरॉन कहते हैं, पानी का यदि उतार चढ़ाव होगा, पानी का टेम्परेचर ज़्यादा कम होगा, तो हमारे न्यूरॉन सीधे सीधे जो है विकसित वो जो है इफेक्टेड होते हैं। तो इसीलिए जितनी भी बहनें आज से फ्रिज को सीधे खोल करके पानी का सेवन नहीं करेंगे,
इससे उनके जो है बुद्धि का विकास रुक जाता है और उन पर ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो सब कभी भी किसी को पानी देना, इसीलिए हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें कहा गया जल ही जीवन है। कहीं नहीं देखा होगा आपने भोजन ही जीवन है। मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी पुराण में या किसी भी धार्मिक ग्रंथ में आप ये लिखा दिखा दें कि भोजन ही जीवन है, कहीं नहीं लिखा होगा। लेकिन जल ही जीवन है सब जगह लिखा देखेंगे आप। जल ही जीवन है ये सब जगह लिखा देखेंगे आप। तो कन्या जो है, संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय की एक सादर अपील है, मैं उसकी तरफ से अपील कर रहा हूं गार्जियन को कि अपने बच्चे को इस तरह से पानी पिलाएं जिससे उसकी बुद्धि का विकास हो। अब बात आती है कि जो गार्जियन है, बच्चा असल में गार्जियन के साथ में, बच्चा गार्जियन के साथ में ज़्यादा समय तक रहता है और विद्यालय में कम समय तक रहता है। इस विद्यालय में वो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 घंटे रहेगा और जो गार्जियन हमारे अभिभावक हैं उनके साथ में वो रहेगा 18 घंटे। तो भूमिका विद्यालय से ज़्यादा गार्जियन की हो जाती है, क्योंकि गार्जियन के साथ समय ज़्यादा बिता रहे हैं आज के बच्चे और विद्यालय में कम समय बिता रहे हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा था कि लाइब्रेरी का उपयोग बच्चे करना सीखें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा समय विद्यालय में बिताया जा सके। तो गार्जियन की भूमिका ज़्यादा क्यों हो जाती है? क्योंकि गार्जियन देखे, क्योंकि उसके साथ में ज़्यादा समय तक बच्चा रहता है। और ये उम्र जो है, जब ग्रेजुएशन के लिए बच्चा प्रवेश लेता है तो ये उम्र बड़ी नाजुक होती है। जो कहा जाता है हमारे उसमें किशोरावस्था होती है और ये बड़ी नाजुक होती है। इसमें विद्यालय स्तर पर और गार्जियन के स्तर पर ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। और मुझसे पहले हमारे प्रधानाचार्य जी ने बताया था कि बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार इस समय करना होता है। तो अभिभावक बंधु जितने भी यहाँ पर बैठे हैं मुझसे एक सादर अपील है कि अपने बच्चे को, माँ जितनी है अपनी लड़की को अपनी बच्ची के साथ सहेली का व्यवहार करें और पिताजी भी उनसे जो है मित्र की तरह व्यवहार करके जो है देखेंगे। तो मैं समझता हूँ ये उम्र जो है बनने और बिगड़ने की जो बात मैं करता हूँ वो इसी उम्र को संज्ञा देते हैं। जितने भी हमारे ऋषि मुनि हैं सबने यही संज्ञा दी है। तो इसीलिए गार्जियन की भूमिका बच्चे के साथ ये है कि वो मित्रवत व्यवहार करते हुए बच्चों को समझाएं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। बच्चे तुरंत जो है नहीं पहचान पाते कि उनके जीवन के लिए कौन सा क्षण ठीक है या कौन सी सूचना ठीक है। वो संवेदनशील ज़्यादा होते हैं और लड़कियां बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। इस वजह से गार्जियन को हमारा सहयोग करना है। अब बात रही यहाँ पर कि पढ़ना कैसे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि जब भी हम महाविद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो महाविद्यालय में लेक्चर सिस्टम शुरू हो जाता है। लेक्चर सिस्टम का मतलब ये है कि उनके जो भी आचार्य, उनके जो टीचर आएंगे वो लेक्चर एक्सप्लेन करेंगे। इसीलिए लेक्चर को वो देंगे और लेक्चर से बच्चे को खुद से विश्लेषण करना है। तो बच्चे के अंदर पहली बात रीडिंग की पावर, दूसरी बात अंडरस्टैंडिंग की पावर, तीसरा सबसे बड़ी बात है अप्लाइंग की पावर, चौथा एनालिसिस, पांचवा सिंथेसाइज और छठवां इवैल्यूएशन। इन 6 की क्षमता उसकी नहीं होगी तो विद्यालय के लेक्चर का सदुपयोग विद्यार्थी नहीं कर पाता। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम स्कूलिंग से हम महाविद्यालय में आते हैं, जब स्कूलिंग से ग्रेजुएशन क्लास में आते हैं तो हमारे पढ़ने का और हमारे आचार्य के पढ़ाने का तरीका बदल जाता है। और जब तरीका बदल जाता है तो उसके साथ एडॉप्शन चाहिए, उसके साथ अनुकूलन चाहिए। और अनुकूलन चाहिए तो बच्चे को इस बात का ध्यान रखना है कि लेक्चर को सुन करके अपने नोट्स बनाना सीखें। बच्चे आजकल नोट्स नहीं बनाते। मैंने आगरा यूनिवर्सिटी में तो देखा है, जब एग्ज़ाम होता है तब उन्हें होश आता है कि एग्ज़ाम कब से हैं, तब वो प्रश्नोत्तर की वो खरीद लाते हैं। कुछ विकास है, कुछ फलाने हैं, कुछ ढिमके हैं, कुछ संजय हैं, और उनको पढ़ करके वो एग्ज़ाम दे आते हैं और पास भी हो जाते हैं और नंबर भी अच्छे आ जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि यदि आपको ज़िंदगी में कुछ बनना है, उन बहनों से मेरी अपील है तो वो कृपा करके लॉजिकल के आधार पर पढ़ना शुरू करें। अब लॉजिकल के आधार पर पढ़ना कैसे शुरू करेंगे? क्लास लेंगे तब ना। इस विद्यालय में सबसे बड़ी बात यह है कि इस विद्यालय में रेगुलर क्लास चलती हैं और किसी महाविद्यालय में ऐसी फैसिलिटी नहीं है। दूसरी, यहाँ की रेगुलर क्लास इसलिए चलती हैं क्योंकि यहाँ की आचार्य बहनें अपने लेक्चर को अच्छी तरह से तैयार करके, लेसन प्लानिंग करके और बच्चों को डिलीवर करती हैं।
बच्चों को लेक्चर का जो है पूरा का पूरा फायदा जो है यहाँ पर मिलेगा। इसीलिए इस महाविद्यालय में रोजाना आने से बच्चों को बहुत बड़ा फायदा है। दूसरे महाविद्यालयों में बच्चे जाते नहीं, और जाते हैं तो क्या करते हैं, एक आध घंटे विद्यालय में घूमे और फिर चले गए, और फिर वो समय निकाल करके फिर घर पहुंच गए, हाँ विद्यालय हम गए थे। यहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं मिलने वाली। यहाँ आप घर से आए हैं तो आपको पूरे दिन क्लास लेनी पड़ेगी, और लेंगे तब आपके जीवन में किस तरह से गुणात्मक सुधार आएगा ये आप स्वयं पता करेंगे। तो इस विद्यालय में एक ऐसा भी है। तो ओरिएंटेशन क्लास में मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये विद्यालय दूसरे अन्य विद्यालय से किस संदर्भ में अलग है। तो पहली बात तो यहाँ रेगुलर क्लास चलती हैं। दूसरी बात, यहाँ की आचार्य जो रीडर हैं, प्रोफेसर हैं, यहाँ की जो बहनें हैं वो अच्छी तरह से अपने सब्जेक्ट को पढ़ाती हैं, चाहे वो आर्ट की हों, चाहे कॉमर्स की हों, चाहे साइंस की हों। जो भी यहाँ पर आपको दिया है विज्ञान, वाणिज्य वर्ग और आर्ट का, कॉमर्स का, यहाँ पर प्रॉपर रेगुलर क्लास चलती हैं। अब ये ध्यान रखना है, एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कैरियर काउंसलिंग का बहुत अभाव रहता है। क्या होता है कि पहले हमने 10th कर लिया, फिर हमने 12th कर लिया, फिर हमने BA या MA कर लिया, और पता अभी तक नहीं है कि हमें करना क्या है, पता अभी तक नहीं है कि हमें क्या करना है। ग्रेजुएशन में आने वाले बच्चों को आम तौर पर ये नहीं पता होता है कि उनकी क्षमता किस फील्ड में अच्छा करने की है। जिस फील्ड में वो अच्छा कर सकती हैं, इसकी कैरियर काउंसलिंग के अनुसार वो अपना सब्जेक्ट चुने। ये सुविधा भारत में बहुत कम है कि गार्जियन किसी कैरियर काउंसलिंग के पास अपने बच्चे को लेकर के जाए और बच्चे के लिए कहे कि भाई साहब इसकी कैरियर काउंसलिंग कर दीजिए। हमारे यहाँ एक तो कैरियर काउंसलिंग के ऑफिस नहीं मिलेंगे आपको। कहाँ मिलेंगे? या तो विद्यालय स्तर पर कोई कुछ बता देगा, या एक पड़ोसी बता देगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक रिश्तेदार आके करेगा, और बिटिया क्या कर रही हो, तो बिटिया ने बता दिया मैं BA कर रही हूँ, और कोई इरादा है आगे तो उनकी कुछ नहीं, और कुछ नहीं है तो वो बताएंगे कि मेरी बेटी ने तो ये किया है और वो इसके बाद ये कर रही है, तो आप भी फिर वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। आपकी क्षमता उसके अनुकूल है या नहीं है, और हम उस तरह का कार्यक्रम जो है शुरू कर देते हैं। तो कैरियर काउंसलिंग के लिए आपकी इंडिविजुअल क्लास में एक दिन हमें आना पड़ेगा। इंडिविजुअल क्लास का तो आपकी क्लास जब शुरू हो जाएगी BA की, BCom की और BSc की, तब हम एक एक बच्ची से ये पूछूंगा मैं कि आपका जीवन में पढ़ने का उद्देश्य क्या है। पहली बात, आप क्यों पढ़ाई कर रही हैं। दूसरी बात, आप पढ़ने के बाद क्या बनना चाहती हैं। तीसरी बात, आप जो है अपने जो क्षेत्र में हैं उपलब्धि कैसे हासिल करना चाहती हैं। चौथी बात, आप अपने परिवार का नाम कैसे रोशन करना चाहती हैं। पांचवी बात। इस तरह की बहुत सारी बातें सुन करके लड़की की क्षमता के अनुसार कैरियर बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो एडमिशन मेरी बहनें ले रही हैं, यहाँ पर एडमिशन मैं एक आध दो क्वेश्चन पूछूंगा ऐसी साधारण से, वो अपना हाथ उठा देंगी अपने ऊपर। तो मेरी ऐसी छोटी बहनें जिन्होंने यहाँ पर एडमिशन लिया है, ऐसी कितनी बहनें हैं जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक अच्छा टीचर बनना चाहती हैं। 1 2 3 4, पूरा हाथ उठाएं। पूरा हाथ जब उठाने की बात हो तो पूरा ही उठाया करिए। आधे अधूरे से ऐसा लगता है कि आपका जो है 4 5 6 7 बहनें ऐसी हैं जो टीचर बनना चाहती हैं। अच्छा, ऐसी कितनी बहनें हैं जो है IAS बनना चाहती हैं। 1 2, मतलब सिविल सेवाओं में जाना चाहती हैं। ठीक है जी। ऐसी कितनी बहनें हैं जो पढ़ लिख करके एक आदर्श गृहिणी बनना चाहती हैं। अच्छा, मतलब गृहिणी किसी को नहीं बनना है। अच्छा, ऐसी कितनी बहनें हैं जो पढ़ लिख करके एक बहुत अच्छा नेता बनना चाहती है। लीडर एक मेरी बहन है, इतनी हिम्मत है एक बहन में कि वो लीडर बनना चाहती है। चलिए, वेरी गुड। ऐसी कितनी बहन है जो पढ़ लिख करके अन्य कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। अच्छा, कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए उसको लेना चाहते, कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए। तो सरकारी नौकरी के लिए कितनी बहनें पढ़ रही हैं? सरकारी नौकरी के लिए लगभग सभी बहनें हैं। अच्छा, ऐसी कितनी बहनें जो साइंटिस्ट बनना चाहती हैं पढ़ लिख कर? साइंटिस्ट कहेंगे क्या रखा है साइंटिस्ट बनने, ऐसा है? अच्छा जी, चलिए। ऐसी कितनी बहनें हैं जो पढ़ लिख करके किसानों को नया मार्गदर्शन दे करके आदर्श किसान बनाना चाहती हैं? क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है आज भी।
कोई नहीं। किसानों की सेवा करना ठीक नहीं। अन्नदाता का काम अन्न देना है, हम खा रहे हैं, बात खत्म हो गई, हमें उनसे लेना देना नहीं। अच्छा जी, चलिए, बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मेरी बहुत सारी बहनें जो है सरकारी नौकरी लेना चाहती, प्राइवेट नौकरी लेना चाहती हैं। ऐसी कितनी बहनें हैं? प्राइवेट नौकरी कोई नहीं लेना चाहता। अच्छा अच्छा अच्छा। एक बड़ी अजीब बात है, मैंने जितने लोगों से पूछा, मैंने कि भाई साहब आप बीमार पड़ जाएंगे तो सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे कि प्राइवेट में? तो उन्होंने कहा प्राइवेट में। अच्छा, अपने बच्चे को आप पढ़ाएंगे तो सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे कि प्राइवेट में? प्राइवेट में। और मैंने कि नौकरी आप करना चाहेंगे तो? नहीं साहब, वो हम सरकारी करना चाहेंगे। मतलब आप ये देखिए भारत की डायलेमा वाली स्थिति, इसको दुविधा कहते हैं। हमें नौकरी तो सरकारी पसंद है और फैसिलिटी प्राइवेट पसंद। इसका मतलब क्या है? सरकारी नौकरी देने के बाद लोग जो है सेवा नहीं करना चाहते, प्राइवेट नौकरी करने के बाद ही सेवा करना चाहते हैं, इसीलिए आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं। और देखा जाए तो ये भी तो प्राइवेट कॉलेज है। सरकारी कॉलेज में आपने एडमिशन नहीं लिया, किसमें लिया? प्राइवेट, क्योंकि आपको उम्मीद है कि क्वालिटी मुझे प्राइवेट में ही मिल सकती है। लेकिन भारत का युवा सरकारी नौकरी चाहता है, लेकिन सरकार का अंग बन के सेवा करना नहीं चाहता। ये देश का दुर्भाग्य है, कहना चाहिए इसको। और ये ऐसा माहौल है, ये आपकी कमी नहीं है, हर कोई ऐसा कर रहा है, ये आपकी कमी नहीं है, क्योंकि आप कहते हैं कि जॉब सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। सरकारी नौकरी लेने पर हमारी नौकरी तो रहेगी, चाहे वो कहीं भी ट्रांसफर कर दें, कोई नौकरी नहीं छीनेगा। प्राइवेट का भरोसा नहीं है भाई साहब, शाम को तो है, सुबह उठने के बाद नौकरी होगी कि नहीं होगी इसकी गारंटी नहीं। तो इसीलिए हम प्राइवेट नहीं करना चाहते। तो अब इस समय तो चैट जीपीटी आ रहा है, और चैट जीपीटी जब पॉपुलर हो जाएगा तो प्राइवेट नौकरी पर तलवार और लटक जाएगी। जैसे हमारे वेदांग 6 थे, वेदांग नाम सुना है? मेरी छोटी बहन ने किसी ने सुना है वेदांग? वेदांग का मतलब वेदों के अंग, और वेदों के अंग 6 होते हैं, और 6 अंग होते हैं। उसमें सबसे पहला अंग, वेदों का मतलब वेदों को समझने के लिए, वेदों में क्या लिखा है उसको एलिब्रेट करने के लिए, वेदों को अपने जीवन में कैसे ढालें उसके लिए 6 अंग बनाए गए थे, जिससे समझ में लोगों में आए। तो उसमें जो 6 वेदांग थे, ऐसे ही 21वीं सेंचुरी को समझने के लिए, 21वीं सेंचुरी जो आ रही है, अभी चल रही है, अभी जो है स्टार्टिंग है इसकी, 21वीं सेंचुरी को समझने के लिए AR, BR, MR, AI, IoT और ब्लॉकचेन, ये 6 चीज़ें हैं। और ये 6 चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो आगे मुश्किल हो जाएगा। और AI तो आपके जीवन में इतनी उथल पुथल मचाने वाली है, कुछ दिन के बाद बच्चे उस कार में बैठना पसंद करेंगे जिसमें ड्राइवर नहीं होगा। बड़ी अजीब बात है। अभी जो है अमेरिका में ये किया गया है कि जिस कार का ड्राइवर नहीं होगा, पैसेंजर उसमें सवारी करना पसंद करेंगे, क्योंकि उससे गलती नहीं हो सकती। ड्राइवरलेस कार आ रही हैं। ड्राइवरलेस का मतलब कार कहेगी बैठिए, आवाज़ कार से ही आएगी, आपको देखते ही वो कहेगा कि बैठिए, और बैठने के बाद कार चल पड़ेगी, और चल पड़ेगी अपने आप, आपको कुछ नहीं है, शांति से बैठ जाओ, और शांति से बैठ के आपको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगी। बस आपको उसमें डेटा फीड करना है कि आपको जाना कहाँ है। तो वो तो आज भी होता है, GPS आप लगा लेते हैं, और GPS लगा लेते हैं तो पहुंच जाते हैं ना, वो तो आज भी हो रहा है। लेकिन आगे आने वाला युग देखिए आप, आगे आने वाला जो युग है, अभी तो हम सरकारी की बात कर रहे हैं, आगे जहां इंसान नहीं होगा उस पर ज़्यादा भरोसा होगा। आगे रोबोट से ऑपरेशन कराना पसंद करेंगे, डॉक्टर से नहीं। लोग कहेंगे कि रोबोट भैया ऑपरेशन करे तो ठीक है, डॉक्टर का भरोसा नहीं है, वो तो कुछ और गड़बड़ कर देगा। तो आगे का जो 21वीं सेंचुरी का समय आ रहा है, वो इतना जो है एडवांस आ रहा है कि उसकी कल्पना करना ही मुश्किल हो जाता है। और एक चैट जीपीटी जब से आया हुआ है, तब से तो गूगल बाबा भी परेशान है। तो बच्चों के लिए और संस्थान के लिए एक चुनौती और होने जा रही है। चुनौती क्या होने जा रही है कि AI का जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, वैसे वैसे मुश्किल पैदा होती जाएगी बच्चों को हैंडल करना। बच्चों को हैंडल करने के लिए मुश्किल पैदा होती जाएगी। इसीलिए हर विद्यालय को आज की जो है सोशल मीडिया है, उसके अनुसार टेक्नो से भी होना अनिवार्य है।
टेक्नो सेवी का मतलब टेक्निको जो है, टेक्नोलॉजी का हम जितना उपयोग करते जाएंगे उतना हमें फायदा होता जाएगा। तो इसीलिए बच्चों को भी इस बात का ध्यान देना है। तो ऐसी छोटी बहनें कितने जिन्हें चैट जीपीटी का नाम सुना है, हाथ उठाएं। एक बहन ऐसी है जिन्होंने चैट जीपीटी का नाम सुना है, एक बहन है। आप कहेंगे चैट जीपीटी क्या भाई साहब? एक बहन है। इसका मतलब आजकल क्या हो रहा है इससे भी आपको अवेयर होने की जरूरत है। इस कन्या महाविद्यालय में ये आपको प्रचुर मात्रा में मिलेगा। ये प्रचुर मात्रा में मिलेगा कि 21वीं सेंचुरी में जो आचार्य बहनें यहाँ पर हैं, जो 20th सेंचुरी में उनका जन्म हुआ है, और जो बच्चे आ रहे हैं वो 21st सेंचुरी के हैं। सभी 21st सेंचुरी की हैं। सभी मेरी छोटी बहनें 2000 पहले से तो पैदा नहीं हुई ना। 2000 पहले से तो मुझे नहीं लगता पहले कोई भी बहन जो है पैदा हुई होगी। सब 21st सेंचुरी की छोटी छोटी बहनें आएंगी यहाँ पर, और उनको आचार्य बहनें यहाँ पर पढ़ाएंगी। वो सब 20वीं सदी की हैं। तो उन्हें तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें अपने आप को अपडेट करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी 21st सेंचुरी के बच्चे को हम हैंडल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। आजकल के टीचर की ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो 20वीं सदी में पैदा हुआ है, और बच्चे कौन सी सदी के आ रहे हैं? 21वीं सदी के आ रहे हैं। और 21वीं सदी के बच्चे आएंगे तो एक जनरेशन का गैप हो गया, और एक जनरेशन का गैप हो गया, इसीलिए उनको हैंडल करना मुश्किल है। और ऊपर से ये थमा दिया है, और ऊपर से ये थम गया है तो और मुश्किल पैदा होगी। शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं बच्चे उसको पहले से ही पढ़ के चले आते हैं यूट्यूब पर, और फिर शिक्षक से कहते हैं कि सर ये तो ऐसे होगा, ऐसे तो नहीं होगा। एक बड़ी समस्या इस समय पैदा हो गई है। तो मेरी आचार्य बहनों को और छोटी बहनों को ये हिदायत है कि उन्हें इसकी स्किल्स क्या हैं जो स्टूडेंट के लिए जरूरी हैं, उनका उपयोग यहाँ पर ज़्यादा किया जाएगा। क्योंकि केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है यहाँ पर कि आपको जो है किसी टॉपिक को बता दिया गया और फिर आपका विकास हो गया, नहीं। आपको टेक्नो से भी बनाने का यहाँ पूरा, इसलिए एक भी दिन की एक भी क्लास को छोड़ना आपके लिए हितकर नहीं होगा। यहाँ एडमिशन लेने से फायदा ये होगा कि आपकी एक एक क्षण और एक एक क्लास को वैल्यूएबल बनाया जाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ की क्लास एक भी नहीं छोड़नी है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी, आजकल के बच्चे के अंदर लॉजिक जो है क्षमता वो कम होती जा रही है। लॉजिकल का मतलब वो तर्क रूप से नहीं सोच पाता है, और तर्क के रूप से नहीं सोच पाता, ये एक सबसे बड़ी दिक्कत होती जा रही है। कारण क्या है? एक तो उसकी मेमोरी का क्षरण होता जा रहा है। अपने बच्चे को अपने पिताजी का मोबाइल नंबर नहीं पता, उसके लिए भी उसे ये खोलना पड़ता है, और फिर उसमें लिखा होता है पापा तब नंबर देख करके बता रहे हैं। मतलब मेमोरी का जो ह्रास हो रहा है आज की डेट में, वो आज की डेट में एक सबसे बड़ी दिक्कत है। तो मेमोरी का ह्रास न हो, कम से कम अपने परिवार के मोबाइल नंबर को याद रखें और किसी को न याद रखें। बच्चों के साथ ये दिक्कत है। कुछ भी कैलकुलेशन करनी है, 15 को 20 में भी जोड़ना है, तो पहले वो मोबाइल खोलेंगी, फिर कैलकुलेटर खोलेंगी, फिर कहेंगे 15 + 20 सब हो गया 35। मतलब आप सोचिए, छोटी छोटी कैलकुलेशन को भी वो मोबाइल की वजह से, और मोबाइल नहीं मिलता कैलकुलेटर, तो वो कहते हैं कैलकुलेटर ही नहीं, बताएंगे कैसे हम, हमें नहीं पता कि ये कितना होगा। तो आप कम से कम उन चीज़ों को याद रखें जिनकी समय समय पर ज़रूरत हो, तो मेमोरी का लॉस न हो, उसके लिए बच्चों में ध्यान करने की आदत डालनी पड़ेगी, मेडिटेशन करने की आदत डालनी पड़ेगी। कितनी छोटी बेटियां हैं, मैं यहाँ पर जो है बच्चे हैं, बहनें हैं जो मेडिटेशन 5-10 मिनट करती हैं, हाथ उठाएं। 1 2 3 4, बाद बाकी के मेडिटेशन का टाइम नहीं मिलता है। 4 बच्चे केवल मेडिटेशन करते हैं। अच्छा, 1 2 3 4 हैं। अच्छा, मेडिटेशन गायब हो गया। भारत की सबसे बड़ी पहचान पूरे विश्व में धर्म और अध्यात्म की वजह से है, और इसी की वजह से हम जगत गुरु बनेंगे, ये गारंटेड है, और ये भविष्यवाणी भी की गई है। और मेरी बहनें इसको अपनाती नहीं। हमारे कल्चर के अनुसार ध्यान करना जरूरी है, मेडिटेशन करना जरूरी है। मेडिटेशन में आपको बैठ कर के केवल ये देखना है कि मैंने दिन भर क्या पढ़ाई की,
छोटी बहनों से मेरा आग्रह है कि आपने दिन भर क्या पढ़ाई की, केवल इतना देखना है और कुछ नहीं देखना है। ठीक है, तो मेरा यही है कि आज मैंने बहुत सारी चीज़ों को आपके साथ में ये किया और इस विद्यालय के परिवार का हिस्सा बनकर के अपने उज्जवल भविष्य को आप बनाने की कोशिश करें और हम जो है आपके साथ सहयोगी हों। इसके लिए इस विद्यालय परिवार जो है आपके लिए गौरवान्वित महसूस करेगा कि मेरे विद्यालय में आने वाले बच्चों ने एडमिशन लिया, उनका सुनहरा भविष्य हो गया। गार्जियन को हम ये आश्वासन देते हैं कि आपके बच्चे के साथ वो सभी काम किया जाएगा जिसकी वजह से उसका उज्जवल भविष्य हो। इसकी मैं आपको यहाँ के विद्यालय परिवार की तरफ से आश्वासन देता हूँ। और अंत में आपने जो है मेरा इतनी देर सुना उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। यहाँ पर गार्जियन और यहाँ पर छोटी बहन है, उन सभी ने मेरे वक्तव्य को सुना, बड़ी शांति से सुना, बड़े धैर्य से सुना, क्योंकि आजकल सुन लें ये बहुत बड़ी बात होती है। आजकल किसी की बात को सुन लें तो बहुत बड़ी बात होती है। और जो व्यक्ति सुनता है वही बोलने में सक्षम होता है। इसीलिए कहा जाता है सुनना सीखो, ये सिखाया जाता है। तो मैं समझता हूं कि आपने इतनी देर सुना, ये प्रतिभा आपके अंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।